पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 साइंस के 2019 के प्रश्न पत्र में 2 और 3 अंक के प्रश्न हल किए थे। आज हम 4 अंक के प्रश्न आदर्श उत्तर सहित देखेंगे। इसमें जो पिछला वीडियो था उसमें 2 प्रश्न छूट गए थे 3 अंक के, वो मैं ले लेता हूं। उसके बाद में 4 अंक के प्रश्नों पर आते हैं। विद्युत मोटर अर्थात डीसी मोटर का परिपथ चित्र कैसे बनाएंगे, ये 3 नंबर में पूछा गया था। बहुत आसान है और ये एक आदर्श उत्तर है। आप इसको देख लीजिए कि इसमें आपको चुंबक के ध्रुवखंड बनाना है और थोड़ा सा अवतल बेलनाकार कटे हुए बनाना है, एनएस जो प्रबल क्षेत्र चुंबक होंगे। इस तरीके से एक आयताकार आपको जो है यहाँ से इस तरीके से पूरा एक आर्मेचर बनाना है, जिसको आप ABCD नाम देंगे। और ये S1 और S2 यहाँ इस तरीके से इसमें आर्मेचर के साथ जोड़ दीजिएगा। ये आपके विभक्त वलय हो जाएंगे और इनके साथ 2 ब्रश जोड़ दीजिएगा, B1 और B2, जो कार्बन की पत्तियों के बने होते हैं। और इस तरीके से तार आप यहाँ से वायर जो है जोड़िएगा, एक बंद कुंजी और एक सेल लगा दीजिएगा। सेल का प्लस इधर और माइनस इधर, और यहाँ से करंट का फ्लो इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से आपकी मोटर घूमेगी। तो ये आप परिपथ का चित्र बना देंगे तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये विद्युत जनित्र, तो इस बार ये जनित्र हमारे 2021 के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस का निशान लगाया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर्स के लिए वो बहुत उपयोगी रहेगा। तो जो फ़र्क है वो जनित्र और मोटर में सिर्फ ये यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एक तो ये यहाँ जो सेल की जगह आप धारामापी लगा दीजिएगा, ये एक फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क ये है कि ये यहाँ आप इसका जो डायरेक्शन है ये अब आपका हो जाएगा दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज। बस बाकी पूरा चित्र वही का वही है जो आपने वहाँ बनाया था मोटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षारक जो है परस्पर अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। तो इसमें HCl अम्ल ले लीजिएगा और क्षारक में NaOH ले लीजिएगा, तो ये NaCl बन जाएगा जो कि हमारा लवण है, सोडियम क्लोराइड। और ये H और OH मिलकर ये जल बना देंगे H2O। तो ये हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और इसके अथवा में लिखा है कि इसके साथ ही इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके साथ में जो 15वां प्रश्न है उसका B भाग है। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र लिखिए, तो मैंने इनके नाम भी लिख दिए हैं सूत्र के साथ। तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, इसका सूत्र है CaOCl2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, तो कैल्शियम सल्फेट के लिए CaSO4 और .12H2O इसका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वो जो हमारा वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। तो याद रखिएगा कि जो धोने का सोडा हमें पता है वो साफ़ सफाई, कपड़े धोने आदि के रूप में काम आता है, और साथ में कागज़, साबुन और कांच उद्योग में भी काम आता है। बेकिंग सोडा जो होता है वो पेट की एसिडिटी को दूर करने में आता है, बेकिंग पाउडर बनाने में आता है, और सोडा अम्ल अग्निशमन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप 2-2 पॉइंट लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-2 उपयोग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की या CO2 की। तो ये जो प्रश्न है ये CO2 की समझाना। तो याद रखिएगा कि कार्बन के जो है 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के दे दिए। अब ऑक्सीजन के 6 हो गए, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ ये इस तरीके से देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ आएंगे और इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। तो इस तरीके से आप ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्रॉस बता दीजिए और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट के रूप में बता दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब 6 ऑक्सीजन के इधर से इधर 6 ऑक्सीजन के, ठीक है। और यहाँ कार्बन के ये 4 हैं, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी बन जाएगी। बहुत सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से मेथेन के लिए तो ये कार्बन के आपके 4 हो गए, ओके, और ये एक एक हाइड्रोजन का इस तरीके से जोड़ दीजिएगा, तो ये मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। तो ये 16वां क्वेश्चन था जो 4 अंक में पूछा गया था। और इसके अथवा में आप क्वेश्चन लेते हैं। इसके अथवा में था कि एथेनॉइक अम्ल जो है, मतलब CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो इसको किस तरीके से आपको बनाना है एथेनॉइक अम्ल को, कि इसमें 2 कार्बन है। तो देखिए ये एक कार्बन, देखिए स्टार्ट यहाँ से करेंगे CH3, तो एक कार्बन है और उसके साथ में ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अभी अगले वाले कार्बन से इस कार्बन को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ इस तरीके से, ठीक है। इस कार्बन के लिए और इस कार्बन के लिए हमने क्या किया है, देखिए कार्बन के जब भी आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्रॉस के रूप में बता दीजिएगा। तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये इस कार्बन के 4, ठीक है। पहले मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ CH3, तो देखिए ये 3 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है डॉट के रूप में बता दिया, हो गया CH3, ठीक है। अब फिर से C आया, ये C आ गया, और ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो 2, ठीक है। 2 कैसे देंगे, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, तो इसके 4 बन रहे हैं, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन देखिए, तो ये यहाँ से इस कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन के ये 2 2 4 और 2 6 हो गए, ओके।
और यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन के लिए 2 2 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। और यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है, इस ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये देखिए मैंने क्या किया है कि ये जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ 2 क्रॉस आप लगा सकते थे, मैंने इसको यहाँ क्रॉस और डॉट कर दिया ताकि ये समझ में आ जाए कि ये वाला जो कार्बन है इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये मैंने यहाँ डॉट के रूप में बता दिया। आप चाहें तो दोनों यहाँ क्रॉस लिख दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ ये कार्बन है, हो गया CH3COOH, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ 2 क्रॉस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए कि ब्रोमोपेंटेन जो है उसकी संरचना बताइए या उसको चित्रित कीजिए। तो ब्रोमोपेंटेन क्या होता है, C5H11Br, तो ये C1 2 3 4 5 C5, अब H11 तो देखिए सब पे H लगाए तो ये 10 H हो गए, एक H है और ये Br, तो ये ब्रोमोपेंटेन का हो जाएगा। ये उसके अथवा का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर, वैसे अभी इस बार कोर्स में नहीं है 2021 के लिए, लेकिन बात के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कठोर जल में झाग नहीं देते हैं, इनकी सफाई क्रिया कमजोर है साबुन की, और अपमार्जक कठोर जल में झाग देते हैं और इनकी सफाई क्रिया अपेक्षाकृत क्या है, बेहतर है। चलिए अब समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए, इस साल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। समजातीय श्रेणी क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होती है जिनकी संरचना एक जैसी होती है और रासायनिक गुणधर्म भी एक जैसे होते हैं। श्रेणी में हर आगे आने वाला जो यौगिक होता है वो अपने एकदम पीछे वाले यौगिक से CH2 समूह में अंतर रखता है। जैसे अगर आप एल्केन में जाएंगे तो मेथेन का CH4 होता है ना, और उसके बाद में क्या होता है, मेथेन के बाद एथेन आता है तो C2H6 हो जाता है, तो यहाँ CH2 का अंतर आ जाता है। तो श्रेणी में हर आगे आना वाला यौगिक अपने से एकदम पीछे वाले यौगिक से क्या होगा, CH2 समूह में अंतर रखेगा। तो एल्केन में ऐसा हो जाएगा कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन इस तरीके की एक समजातीय श्रेणी बनेगी जिनकी एक जैसी संरचना और रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होंगे। चलिए अब इसके साथ में एक क्वेश्चन और देखिए आप कि उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो उत्सर्जन तंत्र में क्या करना है आपको, ये यहाँ आप महाधमनी बनाएंगे, यहाँ महाशिरा बनाएंगे, और महाधमनी से जुड़ी हुई जो है, महाधमनी को वृक्क से जोड़ने वाली बाईं वृक्क ध्वनि, और महाशिरा को जो है, महाशिरा को ये वृक्क से जोड़ने वाली ये बाईं वृक्क शिरा। इसी तरीके से यहाँ दाईं साइड भी आपको जोड़ देना है, एक जोड़ी वृक्क बनाना है, और ये आपकी एक जोड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय और ये मूत्रमार्ग। बहुत आसान चित्र बनाया है, आप इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे, रोक कर आप इसको बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पद क्या क्या हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि जैसे अगर ऐसा होता है तो देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथों को देखिए। तो यहाँ ग्लूकोज है और इसका जो विखंडन है कोशिका द्रव्य में पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट का जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो हम उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, उसमें जल CO2 बनते हैं और ऊर्जा मिलती है। और अगर वही अवायवीय श्वसन में होता है तो जल की जगह आपको इथेनॉल निकालना है, CO2 प्लस ऊर्जा। देखिए सेम है, यहाँ जल की जगह अंतिम उत्पाद जो है वो इथेनॉल है ना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ये पायरुवेट का विखंडन हुआ है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन। और हमारी पेशी कोशिकाओं में कभी कभी ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो वो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है ऐसा, तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य। तो ये भी इस बार नहीं है लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम में रहेगा, तो 2021 के लिए आप तैयार मत कीजिएगा। ऑक्सीजन जो है वो शीर्ष प्रमुखता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, मतलब ये कोशिकाओं और पौधों की लंबाई में वृद्धि में सहायक है, और ये जिब्रेलिन जो है ये तने की वृद्धि में सहायक है, और साइटोकाइनिन याद रखिएगा कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, और ये गैसीय हार्मोन है इथिलीन, जैसे खास तौर पर फलों को पकाने वाला नेचुरल हार्मोन है, और एब्सिसिक अम्ल को बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। तो खैर ठीक है, इस बार नहीं है लेकिन नेक्स्ट ईयर आप ध्यान रखिएगा। चलिए तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन का चित्र भी इस बार हमारे सिलेबस में नहीं लेकिन 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये द्रुमिका है, यहाँ एक केंद्रक है, और ये कोशिका का या सेल बॉडी है, ये कोशिका का है, सेल बॉडी बोलते हैं इसको, और ये जो है वो कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये तंत्रिकाक्ष और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। तो ये आपकी जो है इस तरीके से आपका तंत्रिका कोशिका का चित्र बन जाएगा। अब ओम का नियम लिखिए। तो 19वें का ये क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर में 2 भाग हैं इसके। तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम ये है कि कोई भी अगर बंद विद्युत परिपथ है तो उसमें धातु के तार के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा।
उस समय जबकि चालक की भौतिक अवस्था जैसे मान लो प्रैक्टिकल के दौरान टेम्परेचर आदि न बदले, तो फिर जो विभवांतर V है वो धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा और V इज इक्वल टू हो जाएगा RI, या I इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप V अपान R, जहाँ R तार का प्रतिरोध हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसके साथ में क्वेश्चन और आया था कि विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए। तो किसी भी विद्युत परिपथ में जो आवेश होता है, उसके विद्युत आवेश होता है, उसके प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब विद्युत धारा जो है वो आवेश बटे समय होता है, इसीलिए यहाँ दर शब्द लिखा है, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। और इसके अथवा में विद्युत परिपथ में प्रयुक्त अवयवों के ऋण चिन्ह बनाना है। तो जैसे पहला वाला ऋण चिन्ह है विद्युत सेल का, तो विद्युत सेल का जब भी आप चित्र बनाएं तो यहाँ क्या कीजिए, एक डंडा बड़ा जो अधिक विभव को बताएगा, एक डंडा छोटा जो कम विभव को बताएगा, और बड़े डंडे की तरफ प्लस, छोटे डंडे की तरफ माइनस, और यहाँ तार इस तरीके से आप लगा दीजिएगा, तो ये आपका विद्युत सेल बन जाएगा। अगर आप तार संधि बनाना चाहते हैं तो एक तार ऐसे लाइएगा, एक तार को ऐसे लाइएगा और एक बिंदु बना दीजिएगा, तो ये वायर का जॉइंट हो जाएगा। जैसे अपन कई बार तार टूट जाता है तो उसको जोड़ते हैं लाइक दिस है। और विद्युत बल्ब के लिए आप बिल्कुल जस्ट ऐसी स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, और वोल्ट मीटर के लिए आप गोले के अंदर V लिख दीजिएगा और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस कर दीजिएगा। तो ये आपके इस तरीके से प्रयुक्त अवयव के रूढ़ चिन्ह बन जाएंगे। आगे हम 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे।